ओके तो कल तक का जो हमने सेशन अटेंड करा था उसमें हम लोगों ने करा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट होते हैं और ऑपरेटर का एक स्पेसिफिक टास्क होगा। उस टास्क को पूरा करने के लिए वो ऑपरेंड्स की हेल्प लेता है और ऑपरेंड्स को यूज करके वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था उसकी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, किस तरह के ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। हमने पढ़ा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर्स या जिसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब इन ऑपरेटर्स को यूज कैसे किया जाए, द मेन थिंग इज, तो उन सबको यूज करने के लिए हमारे पास यूज होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स। हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन। कंडीशनल एग्जीक्यूशन, कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब टू एग्जीक्यूट सम स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस। ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ठीक है, हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स को हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है कंडीशन के बेसिस के ऊपर। ठीक, तो उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन। अब ये जो कंडीशनल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास दो नंबर है। अभी तक हम लोगों ने कल देखा था कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। नाउ व्हाट आई वांट कि अगर मैं दो नंबर्स को कंपेयर करूं तो वो मेरे को बताए, मैसेज प्रॉपर बताए मेरे को कि ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि एक स्टेटमेंट चलनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग कुछ भी लिखते हैं कोडिंग में, तो जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिख दी, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, थ्री, फोर, फाइव, जितनी भी आपने स्टेटमेंट लिख दी, तो ये स्टेटमेंट सारी एक सीक्वेंस में रन होती है। ऐसा नहीं होगा कि ये वाली स्टेटमेंट चली, ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये चल जाएगी, ये चल जाएगी, या फिर पहले स्टेटमेंट वन चली, फिर स्टेटमेंट फाइव चल गई, फिर स्टेटमेंट थ्री चल रही है, फिर फोर चल रही है, फिर टू चल रही है। ऐसा नहीं होगा, ये एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, और सारी की सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना ही होता है। सारी की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं जिस ऑर्डर में उसको लिखा गया है, अनटिल अनलेस हम लोगों ने उसके ऊपर कोई कंडीशन चेक नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, अब हमारी मर्जी क्या है। मैं चाहता हूं कि अगर एक बंदा अपनी एज इनपुट करता है और अगर उसकी एज जो है वो 18 से अबव होती है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस कुछ और होनी चाहिए। अगर किसी की एज 18 से 13 तक होती है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शंस कुछ और होनी चाहिए। 13 से कम अगर किसी की एज है उसके लिए इंस्ट्रक्शंस टोटली अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मतलब एक ही प्रोग्राम, और ये इसके लिए मैं तीन अलग अलग प्रोग्राम्स नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही प्रोग्राम रन हो वो पहले आपसे आपकी आपकी एज पूछ ले। ठीक है, आप उसको एज दो, डिपेंडिंग अपॉन एज उसके हिसाब से वो चेक करे, इवेलुएट करे कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपको डिस्प्ले करनी है और उसके हिसाब से वो वाली इंस्ट्रक्शंस वहां पे डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वी हैव एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जिसको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होगी। तो उन डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से वो वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन करने के लिए वी यूज इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट को हम लोग यूज करते हैं, ठीक, टू डिस्प्ले या टू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स कंडीशनली। ठीक है, आप नॉर्मली अगर बात करते हो ना इफ, मतलब आप कंपेयर करते हो किसी को कि अगर आपको ये नहीं होगा देन व्हाट। ठीक है, अगर ये ठीक हो जाता है, अगर ये ऐसा हो जाता है तब क्या करना है, अगर ये ऐसा नहीं होता देन व्हाट टू डू। ठीक है, तो वहां पे हमारी जो इवैल्यूएशन हो जाती है वो इफ बेस्ड हो जाती है। अब अलग अलग तरीके के साथ फॉलोइंग मेथड्स, इसको हम लोग कर सकते हैं फॉलोइंग वेज टू यूज इफ। अब इफ को यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। अब सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है सिंपल इफ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस इट विल चेक द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। इट हैज नो एल्स पार्ट। ठीक है, इसके पास कोई एल्स पार्ट नहीं होता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तब स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा जब आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो इसके पास ट्रू वाला पार्ट होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो उसके पास एल्स पार्ट नहीं होगा। इसका सिंटेक्स क्या होता है? अब दो तरह का सिंटेक्स रहेगा इसके अंदर। एक तो होता है सिंगल स्टेटमेंट, कि अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट के लिए सिंटेक्स क्या है? इफ पैरेंथेसिस शुरू, कंडीशन के बंद, देन स्टेटमेंट। ये हो गया सिंगल स्टेटमेंट के लिए। और जहां पे आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, मल्टी स्टेटमेंट्स, मल्टी स्टेटमेंट्स के लिए क्या होगा? इफ कंडीशन, फिर यहां पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा ब्लॉक। ठीक है, यहां पे हमें सेट करना पड़ता है फिर ब्लॉक, कर्ली ब्रेसेस के साथ हमें बताना पड़ेगा कि ये ब्लॉक यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे बंद हो रहा है। फिर उसमें स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 अप टू स्टेटमेंट एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स तक हम लोग इसको चलाएंगे। तो सिंगल के अंदर क्या है कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, तो वो एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स है तो फिर आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्लॉक बनाने से ही वो स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो जो पहला फॉर्मेट है इसको यूज करने का वो है सिंपल इफ। इसके अंदर वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ कंडीशन चेक करेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक हो रही है। अगर तो वो कंडीशन ट्रू है फिर तो वो काम कर देगा, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है फिर वो कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है फिर वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो उसका एल्स पार्ट ही नहीं है हमारे पास। ठीक, तो ये है फर्स्ट मेथड। दूसरा तरीका, दूसरा वे जो है इफ को यूज करने का वो है इफ एल्स। इफ एल्स इसके अंदर इन दिस इट हैज टू सेक्शंस, एक ट्रू वाला, ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट्स रिटर्न आफ्टर will be executed on executed when the condition will be satisfied। ठीक है, जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब जो कंडीशन के बाद आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज एल्स पार्ट विल एग्जीक्यूट। ठीक है, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट जो है, एल्स वाला सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो वाली चलेंगी। इसका जो सिंटेक्स होता है वही सिंगल स्टेटमेंट के लिए। पहले इफ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, यह है सिंगल स्टेटमेंट के लिए इफ। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट है दिस इज ट्रू पार्ट, और ये वाली जो स्टेटमेंट्स होगी आपकी ये फॉल्स पार्ट पे होगी। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स होने पे चलेगा।
ठीक है, और अगर यही मल्टीपल स्टेटमेंट्स होता तो मल्टी स्टेटमेंट्स है तो इफ कंडीशन, फिर यहां पे बनाना पड़ेगा ब्लॉक, फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अप टू स्टेटमेंट n, एल्स स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अप टू स्टेटमेंट n। ठीक है, ये मल्टीपल से, अगर देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एक और स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट 2, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो ये एरर होगा। ठीक है, तो ये एरर है क्योंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स होगी ना, तो मल्टीपल स्टेटमेंट होने की वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि आपने जहां पे एक सेकंड स्टेटमेंट और लिख दी, तो जहां पे आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो जाएंगी वहां पे आपको ब्लॉक बनाना पड़ेगा। अगर ब्लॉक नहीं बनाओगे तो फिर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ओके, तो अब हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से हम लोग इसको रन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसको, मैं शेयर करता हूं आपके साथ कंपाइलर को, और उस पर हम लोग एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल के साथ मैं शुरू करूंगा इसको। कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है कि समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो बहुत इजी तरीके के साथ हम लोग इसको करने वाले हैं। Okay. मैं क्या करता हूँ, अभी दो नंबर्स हम लोग लेंगे, दो नंबर्स को इनपुट करवाएंगे और उनमें से ये चेक करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये चेक करना है, या फिर मैं एक नंबर इनपुट करूंगा और मेरे को ये चेक करना है कि क्या वो नंबर पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर की निशानी क्या होती है, कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है कौन सा नंबर नेगेटिव है। जो जो नंबर, अब सिंबल्स उसके साथ रिप्रेजेंट होते हैं प्लस और माइनस, लेकिन हम लोग प्लस और माइनस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ना, जो नंबर जीरो से लेस होते हैं, ठीक है, वो नंबर सारे के सारे क्या होते हैं, नेगेटिव, और जो जीरो ऑनवर्ड जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो भी हमारी जरूरी हेडर फाइल्स हैं हम लोग पहले उसको ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ void main, और फिर यहाँ पे हम लोग पहले अपने वेरिएबल्स ले लेते हैं। वी नीड वन वेरिएबल, इंटीजर टाइप का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ clr scr, स्क्रीन क्लियर करी हम लोगों ने। स्क्रीन क्लियर करने के बाद अब हमें नंबर इनपुट करना है, printf /n एंटर नंबर। ठीक है, अब नंबर लेने के लिए आपको करना है स्कैनएफ। स्कैनएफ करने के लिए आपने करा %d, और उसके बाद फिर आपको इसको नंबर को इनपुट करना है a के अंदर, %a। ये आपने a के अंदर उस वैल्यू को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, a के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने के बाद अब हमें चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हमने वैल्यू जो इनपुट करी है वो a में करी है, तो दैट मींस कि हमें किसकी वैल्यू को कंपेयर करना होगा, a की वैल्यू को। तो यहाँ पे हम करते हैं इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर वो 0 या 0 से बड़ी होती है तो फिर नंबर क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, printf /n नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये नहीं होगा, मतलब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ना तो वो 0 है ना 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, नेगेटिव। तो एल्स printf /n नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, यहां पे हमने गेट ch लगा दिया।
ओके, जिनको ये अभी डाउट है कि क्लियर स्क्रीन गेट CH ये सारा कुछ किया, तो पिछली वीडियोस अपलोडेड है, आप पिछली वीडियोस में जाके देख लेना, वहां पे हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है, वहां से आपको चल के पता चल जाएगा कि इन सबका मतलब क्या है। ओके, मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल F9। और यहाँ से हमें पूछ रहा है नंबर एंटर, नंबर मैंने 5 एंटर कर दिया, तो 5 एंटर करने के बाद हमें मैसेज अब क्या आना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ गया नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ, कंट्रोल F9। अब यहाँ पे मैं देता हूँ -5। ठीक है, और यहाँ से एंटर प्रेस करा और यहाँ पे आ गया नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव था तो उस केस के अंदर उसने डिस्प्ले कर दिया नंबर इज पॉजिटिव, जब हमने नेगेटिव वैल्यू इनपुट करी तो उसने वहां पे डिस्प्ले कर दिया नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को, दोनों में से एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, 100% आपकी कंडीशन के ऊपर। ठीक है, जो कंडीशन आपने स्पेसिफाई कर दी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। इसके अंदर मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर हेडर फाइल्स इंक्लूड करी है, फिर मेन सेक्शन में चले गए। मेन सेक्शन में हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, ये कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल का नाम ABCD, नंबर, नम, n। फिर स्क्रीन क्लियर करी हमने ताकि अगर कोई पुरानी आउटपुट है तो क्लियर हो जाए। फिर हमने नंबर इनपुट करवाया, और नंबर इनपुट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया %d और एड्रेस ऑफ A। ठीक है, और यहाँ पे हमने करा इफ A इज ग्रेटर देन 0, नंबर को प्रिंट कर दिया, नंबर इफ पॉजिटिव। अगर मैं चाहता हूँ कि नंबर भी प्रिंट हो जाए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, %d, और यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट करवा देंगे हम लोग, A की वैल्यू। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि नंबर प्रिंट हो तो यहाँ पे %d, ठीक है, और यहाँ पे हमने A की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रन करके देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे मैंने नंबर एंटर करा 5, तो नंबर इज पॉजिटिव 5। ठीक है, अगेन मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पे मैं कर देता हूं -6, नंबर इज नेगेटिव -6। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ना आए, यहाँ पे आए नंबर, फिर कौन सा नंबर है हमारा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे %d। तो जहां पे %d होगा वहां पे आपको उसकी आउटपुट दिखा देगा वो। ठीक है, देखो अभी इसको रन करते हैं, यहां से हमने एंटर कर दिया 5, नंबर 5 इज पॉजिटिव, कंट्रोल F9, -9, नंबर -9 इज नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल जिसके थ्रू हम लोगों ने इफ को कैसे यूज करते हैं, हमने इफ को यूज करना सीखा। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, if.c। ठीक है, अब सपोज मैं चाहता हूं कि अगर इसका नेगेटिव जो एल्स वाला पार्ट है वो हम हटा ही दें। ठीक, उसको हटाने के लिए मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, यहां से लेके यहां तक। तो ये क्या हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। मतलब ये वाली लाइन भी कमेंट बन गई, ये वाली लाइन भी कमेंट बन गई, और ये हट गया। तो अब यहाँ पे जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, हमने अब सिंगल इफ लगाया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे -6 करता हूँ तो कुछ भी नहीं आएगा। अभी क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने उसका एल्स पार्ट बंद कर दिया। ठीक है, एल्स पार्ट को हमने कमेंट कर दिया, एल्स पार्ट वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो इस करके वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कंडीशन ट्रू देते हो, फिर वो ट्रू वाला पार्ट दिखा रहा है। ठीक है, ट्रू वाला पोर्शन क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स अभी यहाँ पे हैं, तो यहां से हमने इसको कमेंट कर दिया, तो इस करके ये कमेंट वाले पोर्शन को रीड नहीं करेगा कंपाइलर आपका, और रीड नहीं करेगा तो उसको डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती, यहाँ पे मैं सपोज लगा देता एक मैसेज printf/n आई एम अ न्यू स्टेटमेंट। वैसे मैंने एक स्टेटमेंट लगा दी इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, अब देखो ये एरर क्या देगा, मिसप्लेस्ड एल्स का। ठीक है, मिसप्लेस्ड एल्स, किसको लगता है कि ये कॉन्ट्रीब्यूशन में है तो ये इस एल्स का कोई ये फॉर होना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल स्टेटमेंट है। बट मैं चाहता हूं कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो ये दोनों स्टेटमेंट चले। तो मेरे को क्या करना होगा, अब इसको ब्लॉक बनाना होगा, यहां से शुरू करा और फिर यहां तक जाना होगा। ठीक है, तो इसको कंपाइल करते हैं हम लोग। देखो अब वो कंपाइलेशन, अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक ब्लॉक बन गया कि जब कभी भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो वहां पे कितनी स्टेटमेंट चलेंगी, 2 स्टेटमेंट्स। अभी हम लोग इसको रन करते हैं, कंट्रोल F9। अब यहाँ पे नंबर दे देते हैं 5। देखो अब 2 स्टेटमेंट चल रही है ना,
ठीक है, नंबर 5 इज पॉजिटिव एंड आई एम अ न्यू स्टेटमेंट। तो ये जस्ट उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि मल्टी स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। अब जैसे मैं चाहता हूं कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो आपसे कोई नया नंबर इनपुट कर ले, ठीक है, या फिर वो उस नंबर को यूज करके कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर दे, ठीक है। अब वो कैलकुलेशन करनी है तो हो सकता है कि वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स बनेंगी तो उन मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आपको एक ब्लॉक के अंदर रखना होगा। अगर आप उसको ब्लॉक के अंदर नहीं रखोगे तो फिर वो उसको प्रोसेस नहीं करेगा, वो हमेशा ही एरर दिखाना शुरू कर देगा। और यहाँ पे जो कॉमन एरर आता है वो होता है मिसप्लेस्ड एल्स का। वो क्यों होता है? क्योंकि उसको लगता है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये सिंगल इफ को मान के चलेगा, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक ही स्टेटमेंट होती है। तो वो उसको लगेगा कि एल्स हमने पता नहीं कहां से लिख दिया बीच में, इसके लिए कोई इफ और होना चाहिए, ठीक है। तो उसको वो इसलिए मिसप्लेस्ड एल्स का नाम देता है कि आपने उसको गलत कई जगह पे प्लेस कर दिया उसको, ठीक है। ओके, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी कि किस तरीके से हम लोग इफ को और यूज कर सकते हैं। अभी मेरे को क्या करना है, मैं कहता हूं कि अगर हम लोगों ने एक स्टूडेंट के मार्क्स, आपको मैंने असाइनमेंट दी थी कि जिसमें आपने 3 सब्जेक्ट्स के नंबर लेने हैं और फिर उसका टोटल निकालना है, फिर परसेंटेज निकालना है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हम लोग रिजल्ट भी लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर किसी की परसेंटेज 50 से अबव होती है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? पास। अदरवाइज रिजल्ट क्या होना चाहिए? फेल, ठीक है। तो मैं उसको सबको इनपुट तो नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ वो परसेंटेज वाला पार्ट ऐड कर देता हूँ, stdio.h include void main। मैं सिर्फ यहाँ पे एक फ्लोट टाइप इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूँ परसेंटेज। तो यहाँ पे मैं सिर्फ परसेंटेज इनपुट करवाता हूँ, printf /n एंटर परसेंटेज। तो परसेंटेज को हमने किस में इनपुट, स्कैनफ। अब जो परसेंटेज हमने किस में इनपुट करनी है? पीईआर में। पीईआर हमारा क्या है? इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा? परसेंटेज डी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया एड्रेस ऑफ पीईआर। तो यहाँ पे हमने चेक लगाना है अब इफ पीईआर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, ठीक है। अगर वो 50 या 50 से बड़ा है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 तो printf congrats you have cleared your exam। else else यहाँ पे print कर दे printf sorry better luck next, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पॉज चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया गेट ch और इसको बंद कर दिया। कंपाइल करते हैं हम लोग इसको, ये 2 गलतियां दिखा रहा है। अनटर्मिनेटेड, ओके, यहाँ पे देखो कह रहा है कि अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। देखो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट की ये स्ट्रिंग तो आपने बंद ही नहीं करी, यहाँ से हमने शुरू तो कर दिया इसको, लेकिन यहाँ पे इसको बंद तो करा ही नहीं। तो यहाँ पे पहले इसको बंद करिए, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करिए, फिर सेमीकोलन लगाइए। तो ऐसे भी कई बार आपके पास एरर्स आपको रह सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9 एंटर पर्स। अब देखो इसके अंदर हमारी स्क्रीन पुरानी वैसे ही है क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन नहीं यूज करा, ठीक है, क्लियर स्क्रीन नहीं यूज करा। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज एंटर करता हूँ 65, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम। इसको एक बार फिर से रन करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं 23%, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो पुरानी वाली आउटपुट है वो भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे CLR SCR, जो कुछ पुराना कचरा पड़ा है वहां पे उसको साफ करना है हमें। तो CLR देखो अब पुरानी वाली आउटपुट जो है स्क्रीन पे नहीं आ रही, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि CLR SCR को हमने यूज करा। कांग्रेट्स,
यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम, ठीक है, और अदरवाइज वो एल्स पार्ट में चला जाएगा और एल्स पार्ट के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल स्टेप्स हम लोगों ने करे, हेडर फाइल्स इंक्लूड करी, मेन सेक्शन में चले गए, परसेंटेज नाम का वेरिएबल लिया हम लोगों ने, आप जो पहले प्रोग्राम आपने लिख चुके हो आप उसके अंदर आप इसको ऐड कर लीजिएगा, आपने परसेंटेज कैलकुलेट करी है, उसी परसेंटेज वेरिएबल को आप चेक कर लीजिएगा, अब आपको अलग से इनपुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू अगर 50 या 50 से ज्यादा है तो आपको मैसेज प्रिंट करवा देना है कि यू हैव क्लियर्ड योर एग्जाम, अदरवाइज सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, गेट CH एंड दैट्स इट।